स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। इंदौर से मेरे पास एक सज्जन का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सर आपसे काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ, आपके नीट प्रेप का जो कोर्स है उससे काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ और मैं इंदौर में कोचिंग खोलना चाहता हूँ और बच्चों को सस्ते में पढ़ाएंगे। मैंने उनसे बस एक बात कही, आप सस्ते में पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये सोच के बच्चे को खराब क्वालिटी के टीचर्स मत देना कि पैसे इतने नहीं दे रहा तो इसका हक नहीं है मेरे से कहने का कि बेस्ट क्वालिटी टीचर्स हो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पैसे के अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका ये जो टाइम है ये कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। और हम इसी फिलॉसफी के साथ नीट प्रेप के अंदर ऑपरेट करते हैं। जब मैं कहता हूं हाउ नीट प्रेप ऑनलाइन कोर्स प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर नीट प्रिपरेशन, मैंने यहाँ पे चीजें लिखी हैं जो हम आपको देते हैं। वीडियोस फ्रॉम बेस्ट टीचर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, शॉर्ट टेस्ट ऑन टेलीग्राम, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस इन लाइव सेशन, एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट, रिटन एंड वीडियो सोल्यूशन ऑफ टेस्ट, डेली शेड्यूल है आपके पास प्रोग्रेस अपडेट करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बच्चों को कंटिन्यूअसली इसके साथ इस चीज को कंज्यूम करने के लिए कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन देते हैं। परेशान होंगे बच्चे, उनसे बात करते हैं, ठीक है, और एक लेवल ऑफ डिसिप्लिन रखते हैं इस सारे मेथड के पीछे। इसके बाद हमने कहा कि यह करने के बाद हमें इस तरह से पढ़ाना है। हमें बच्चे को हर रोज, कई लोग कमेंट में मुझे कहते हैं कि सर एक ही चीज रट रहे हो, एक ही चीज रिपीट कर रहे हो। नहीं, एक ही चीज करनी है। हमेशा एनसीईआरटी पढ़ो, वीडियो लो, वीडियो देखते हुए नोट्स बनाओ, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। टेलीग्राम पे 20 क्वेश्चन देंगे, उन 20 क्वेश्चन को फैकल्टी आके लाइव सेशन में सॉल्व करेगी। अब आपको चीजें समझ आ गई, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके, कम से कम 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में और 200 क्वेश्चन बायो में, ठीक है। हमारा पर्पस एक ही है, बहुत सिंपल। जो तैयारी नहीं कर पाते, 13.5 लाख बच्चे जो एग्जाम लिखेंगे इस साल नीट का, पिछले साल इत्तो ने लिखा था, उसमें से 9 लाख बच्चे बिना तैयारी के आएंगे, ठीक है। और ये बिना तैयारी के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि या तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कोटा दिल्ली आके खर्चा करना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है, या फिर इनके घर वाले कंफर्टेबल नहीं है, अफोर्ड तो कर सकते हैं पर कंफर्टेबल नहीं है बाहर भेजने में, ठीक है। उस केस में हमारा वीडियो कोर्स इन चीजों को मोटिवेशन, डायरेक्शन, मेंटरशिप करके इस मेथड को फॉलो कराता है। और इस वजह से आज ये सिचुएशन है कि हम पैसे लेते हैं, पर आप यदि हमारे ऑफिस में आएंगे आपको पता चलेगा कि हम जो पैसे लेते हैं उसको पूरा बच्चों को नया नया कंटेंट, नए नए तरीके से कैसे वो सीख पाए, कैसे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, कैसे वो बीच में अपना मोटिवेशन ना खो दे। जो ये 2 साल की आपकी यात्रा 2 साल की जर्नी है, इस 2 साल की जर्नी में नीट प्रेप हमें लगता है एकमात्र ऐसा कोर्स है जो आपका कंपेनियन है, जो आपको 5 मई तक, जिस दिन नीट का एग्जाम होगा उस दिन तक आपके साथ रहेगा, कंटिन्यूअसली आपको मोटिवेट करता रहेगा, कंटिन्यूअसली आपको बताता रहेगा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, डरो मत, आज का शेड्यूल फॉलो करो, 4 महीने का मत सोचो। ये सारी चीजें इस पर्सपेक्टिव से हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप हमें कम पैसे दे रहे तो हमारे यहां क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, पर हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हमारा कोर्स फ्री है, हल्ला मत करो, तुम्हें जो मिल रहा है पढ़ लो क्योंकि तुमने पैसे नहीं दिए। हमने अपना एक हिसाब लगाया है, हम एक बहुत लिमिटेड प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि जो बच्चे हमें पैसा दे रहे हैं डेली हम उन्हें बेहतर से बेहतर चीजें दें। तो इसके बाद एक वीडियो चालू होगा। बहुत सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछते थे बायो के बारे में, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, कितने बार पढ़ें, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करें, एनसीईआरटी के चैप्टर्स, अलग अलग चैप्टर्स को कैसे अप्रोच करें। आज हमने डिटेल डिस्कशन करके, मैंने शर्मा सर का एक इंटरव्यू किया और उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को आप उसके बाद एंड तक देखिए और आप देखेंगे कि हमारा जो एफर्ट है, आपको मैंने जो इंटरव्यू किया है डॉक्टर शर्मा के साथ, आपको हमारे एफर्ट की शिद्दत समझ में आएगी बच्चों, ठीक है। बच्चों, काफी सारे लोग आप जो है मुझसे सवाल पूछते हैं बार बार कि सर क्या एनसीईआरटी को बार बार पढ़े, बायोलॉजी में चीजें याद कैसे रखें, लग रहा है कि पढ़ा तो सब कुछ था अब सब भूल गए, बायो पे फोकस करें या फिजिक्स पे फोकस करें। पिछले बार तो 50 नंबर ही आए थे फिजिक्स में। तो हमारे साथ डॉक्टर शर्मा है, आप सब डॉक्टर शर्मा को जानते हैं, काफी पढ़े हैं इनसे। तो मुझे लगा कि मैं इन सवालों का जवाब दूं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं बायोलॉजी का, ना मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का एक्सपर्ट हूं। तो मैंने कहा कि एक्सपर्ट डॉक्टर शर्मा से पूछते हैं कि इन सवालों का जवाब क्या है। तो सर सबसे पहले ये बताइए इस चीज का जवाब क्या है। सर मेरे पिछले बार 50 नंबर आए थे फिजिक्स में
बायोलॉजी में 225 आए थे, मुझे लगता है बायोलॉजी मेरी बहुत अच्छी है, तो इस बार मैं सिर्फ फिजिक्स पे काम करता हूँ, बायोलॉजी तो देखी जाएगी। देखिए कपिल, पहले तो सब बच्चों को मैं एक बारी ग्रीट करता हूँ, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगे रहिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। देखिए मैं दो तरह से बात कर रहा हूँ, एक तो खुद जिसने पीएमटी निकाला है और हॉस्टल में उन लोगों के साथ रहा है जिन्होंने पीएमटी एग्जाम निकाला है। सो इसका मतलब मेरी कंपनी ज़्यादातर उन लोगों के साथ रही है जिन्होंने पीएमटी एग्जाम को क्या किया है, पास किया है। नंबर 2, मैं पिछले 17, 18, 19 साल से इन बच्चों के बीच में हूँ जो मेडिकल एंट्रेंस निकालते हैं। सो इसका मतलब मुझे बड़ा एक फेयर आइडिया है कि क्या बच्चों की एक मिसकंसेप्शन है और किस तरह से वो मिसकंसेप्शन उनको ले डूबती है। होता क्या है कि बच्चे ये कह देते हैं कि बायोलॉजी विल बी इजी, जैसा आपने मेरे से कहा, क्योंकि पहली बार जब वो नीट में आया तो उनके 225 मार्क्स आ गए। फिजिक्स में क्योंकि उनके केवल 50 नंबर हैं तो उन्होंने एक एरोनियसली एजम्पशन ये कर लिया कि अगर हम ड्रॉप करते हैं से फॉर एग्जाम्पल और केवल किस पे मेहनत कर देते हैं, फिजिक्स पे मेहनत कर देते हैं, तो हमारे नंबर इतने आ जाएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसका मैथ समझने की बहुत जरूरत है। जरूरत यह है कि ये जो आपका एक 540 की जो मैजिकल, हाँ जी, जो 540 की एक मैजिकल फिगर है, इसके लिए आपके बायोलॉजी में 300 नंबर आना बहुत जरूरी है। मैं मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। तो देखिए बहुत कम बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे मेडिकल एंट्रेंस में जो एक्सेप्शनल होंगे किसमें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो आपको किसी एक टॉपिक में 300 नंबर लाने बहुत जरूरी है। 300 नहीं, बायोलॉजी में आपको 300 से आप जितना ऊपर जाएंगे आपका प्रेशर कितना कम हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम हो जाएगा। सो अब प्रॉब्लम यह है कि इस बच्चे के बायो में 225 आए, फिजिक्स में लेटस से, केमिस्ट्री में से 100 आए, तो उसने ये कहा कि 225 और 100 आया, और एक मैं रीजनेबली अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूं, और इसमें 50 नंबर आ गए और ये करीब 375 400 मार्क्स उस बच्चे के आ गए। और उसने ये कहा कि मेरे को यहाँ पर अपने नंबर बढ़ाने हैं और यहाँ मैं आराम से कर लूँगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे बिजनेस में ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, इस तरह से ये नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पेपर है ये किस तरह का आता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, देखिए जैसे स्वॉट एनालिसिस आप लोग बिजनेस में करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की बात करते हैं, तो मेरा अपना मानना यह है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहिए। मैं बायोलॉजी आपकी उस दिन स्ट्रांग मानूंगा जिस दिन आपके 45 मिनट्स में बायोलॉजी में 310 320 मार्क्स आ रहे हैं। देन यू विल से कि आपकी बायोलॉजी क्या है, स्ट्रांग है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं बायोलॉजी में से, फॉर एग्जांपल अगर उनके 300 मार्क्स आ रहे हैं, देन दे टेक 1.5 hours टू सॉल्व बायोलॉजी। नाउ दैट मींस दे विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो दिस इज द बिग बेसिक प्रॉब्लम। और जिस टाइम कंस्ट्रेंट होना शुरू होता है, पेपर खत्म हो रहा होता है, उस टाइम पे जब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बचे हों तो इनएडवर्रेंट एरर्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर के अंदर परफॉर्मेंस बड़ा मुश्किल काम है, इट इज नॉट ईजी। सो मेरा मतलब यह है कि आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग किस दिन मानेंगे, जिस दिन आपके 300 प्लस नंबर आ रहे हैं। नंबर 2, कितने टाइम में आ रहे हैं, 40-45 मिनट में आ रहे हैं, इंक्लूडिंग फिलिंग द OMR शीट। तब हम कहेंगे कि यस यू हैव अ वेरी स्ट्रांग व्हाट बायोलॉजी एंड नाउ यू नीड टू फोकस ऑन से फॉर एग्जांपल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो सर एक चीज बताइए, क्या ब्रेकअप होता है, मतलब उस सवाल पे आते हैं सर, मैं बार बार एनसीईआरटी पढ़े जा रहा हूँ, टाइम खर्च हो रहा है, तो कितने नंबर आते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे सीधे? देखिए मैं दो तरह का, देखिए ये जो पेपर है, नीट जो एग्जाम है बायोलॉजी का, दैट विल बी प्राइमरीली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। देयर इज नो डिनाइंग दिस फैक्ट कि इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो किताब है वो कौन सी है, एनसीईआरटी है। लेकिन एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी यहां पर कि एनसीईआरटी में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपको लाइन उठ के नहीं आएंगे एनसीईआरटी में। जो फैक्चुअल एनसीईआरटी है, प्लेसेंटेशन ये किस टाइप का होता है, किस प्लांट में मिलता है, ये आपको लाइन किसकी मिल जाएगी, एनसीईआरटी की मिल जाएगी। लेकिन वो ये पूछेगा कि अगर आपने डाइल्यूट यूरिन पास करना है तो यूरिन में ज्यादा क्या चीज सिक्रीट होगी, जैसे सोडियम ज्यादा सिक्रीट होगा, ये आपको लाइन नहीं मिलेगी एनसीईआरटी से। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसेप्चुअल जो आपकी एनसीईआरटी है, इसको आपको एक बारी एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर किस तरह के क्वेश्चंस और फ्रेम हो सकते हैं। इट विल नॉट बी डायरेक्टली लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। तो कई बार बच्चा ये सोचता है कि केवल किसकी आएगी, लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। दैट वुड बी अराउंड 60 क्वेश्चंस।
60 60 क्वेश्चन ऐसे 60 इंटरेस्टिंग नंबर है। जिस बच्चे के 225 आ रहे हैं, 60 का मतलब 240 वो यहाँ पे हिट कर दे रहा है, वो यहाँ पर हिट कर रहा है। यस 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 और फंस गया 225। और मैंने इसीलिए आपसे कहा कि 225 से 250 लाने में जो एफर्ट लगेगा, 250 से 275 में और ज्यादा लगेगा, 275 से 300 और ज्यादा लगेगा, और 300 से पहले गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। मतलब बहुत, मतलब मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है क्या चीज, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं है, और आप अपनी स्ट्रेंथ किसको मानते हैं, बायोलॉजी को मानते हैं, और आप थोड़ा सा प्रेशर किस पे ईज करना चाह रहे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे ईज करना चाह रहे हैं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको ये सोचिए कि जितना ज्यादा आप बायोलॉजी में स्कोर करेंगे उतना आसान होगा, क्योंकि टाइम कम लेगा और हर क्वेश्चन के 4 नंबर है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बिल्कुल क्रिटिकली एनालाइज करूं लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, बिल्कुल लाइंस ऑफ एनसीईआरटी का मतलब है एड वर्बेटिम, ये क्वेश्चन उठ करके आ गया, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने लाइन पढ़ी है, आपने कर दिया, दैट वुड बी अराउंड 60 क्वेश्चंस इन 2018 नीट। ठीक है। So 30 questions will be either extensions of the concept, जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सेल इनडायरेक्टली हेल्प करता है एरिथ्रोपोइसिस में। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी, बट यस इट शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ एनसीईआरटी। एवरीबडी हु हैज रेड द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ द एनसीईआरटी मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट इज द रोल ऑफ साइनोकोबालामिन इन एरिथ्रोपोइसिस व्हिच इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इसके अलावा मैं 2018 से एक क्वेश्चन पूछ लेता, बताता हूं आपको। क्वेश्चन आया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कि एमनियन किस चीज से डिराइव होती है। दिस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ एनसीईआरटी। ओके, बिल्कुल एनसीईआरटी। सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, इस बार उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लिया था कि ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे कैसे एक्ट करती है। दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ एनसीईआरटी। सो मैंने आपसे क्या कहा कि क्वेश्चंस जो हैं दे आर अ मिक्सचर, और बच्चा वो सेलेक्ट होगा जो एनसीईआरटी को तो फॉलो कर ही रहा है, लेकिन एनसीईआरटी को समझ रहा है, उसको एक्सटेंड कर रहा है, और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स उसको पता होने चाहिए, क्योंकि वो मेडिकल एस्पिरेंट है, उसे ये बात तो पता ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और आपको, अगर आप मेरे को मौका दें तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज पे क्वेश्चन आया था, और उसमें आंसर था सिलिकोसिस। तो मैं किसी एक आदमी से डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि सर कहां लिखा है एनसीईआरटी में कि सिलिकोसिस? वर्ड नहीं है एनसीईआरटी, वर्ड नहीं है सिलिकोसिस, सिलिका बेस्ड डिसीज। मतलब हमने ये कहा कि डस्ट पार्टिकल के इनहेलेशन से क्या होता है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। तो सिलिका डस्ट पार्टिकल आप इनहेल करेंगे तो क्या होगा? सिलिकोसिस। अब अगर आप ये सिलिकोसिस वर्ड ढूंढ रहे हैं एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर आप ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज कर रहे हैं तो आप कम से कम ये इंडस्ट्रीज तो देखेंगे जिसमें डस्ट पार्टिकल को ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की तरह से एक्सपोज हो सकता है आदमी। तो ये बहुत आ गया था। एक और क्वेश्चन आ गया था कि ओजोन डे किस दिन है। नाउ दिस ओजोन डे किस दिन है ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन व्हेन यू आर स्टडीइंग से फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन, यू आर स्टडीइंग ओजोन डिप्लीशन, दिस मेक्स सेंस। आज से कुछ साल पहले एनसीईआरटी में एक किताब आ गई, एक किताब के बारे में पूछा था, रेचल कार्सन की किताब के। अच्छा, डीडीटी वाला? यस, डीडीटी वाला। उस किताब ने यूएस में पॉलिटिकल हंगामा क्रिएट किया था, क्योंकि बहुत से लोगों ने उसे टूथ एंड नेल क्या किया था, अपोज किया था। एंड इफ आई एम राइट, प्रोबेबली केनेडी वाज द प्रेसिडेंट देन। उन्होंने एक पूरी की पूरी कमेटी को इकट्ठा किया, और उस कमेटी ने जब उस चीज को एंडोर्स किया रेचल कार्सन को, तब जाकर के डीडीटी पे क्या लगा? बैन लगा। इतनी इंपैक्टफुल किताब जिसने एक हिस्ट्री को क्या किया है? चेंज किया है। आप एक मेडिकल एस्पिरेंट के हिसाब से आपके अंदर एक उत्सुकता भी होती है कि इस चीज के बारे में मुझे कुछ पता हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। सर, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। हमने बच्चों को कंटिन्यूसली ये बोला है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, वीडियो देखो, और वीडियो एनसीईआरटी का इलैबोरेशन है, तो एक लेवल पे वो कवर होता है। बट आपने ये बोर्ड पे, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया कि देखो कुछ चैप्टर प्योरली फैक्चुअल है और कुछ चैप्टर लार्जली कंसेप्चुअल, और इन दोनों का अप्रोच और ट्रीटमेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो ये थोड़ा बताइए। देखिए क्या होता है, मैंने बच्चों को अक्सर क्या करते देखा है, जो कॉमन मिस्टेक्स हम बता रहे हैं। तो देखिए एक चीज ये समझिए कि अ शॉर्ट वे टू सक्सेस विल बी टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। सो हम जो एक्सपीरियंस से बात करते हैं, तो बच्चा क्या करता है कि जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको आखिरी टाइम के लिए छोड़ देता है। वो ये कहता है कि मैं एग्जाम से पहले इसको क्या करूंगा, केवल याद करूंगा, क्योंकि फैक्ट्स अभी याद करूंगा तो दोबारा भूल जाऊंगा, तो फिर मेरे को बार बार करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि सारे के सारे फैक्ट्स एक साथ कब याद कर लूं एग्जाम से 15-20 दिन पहले। मैं वो सारा वो कहता है कि मैं लास्ट में याद करूंगा क्योंकि मुझे रटने की बात है। अब प्रॉब्लम ये
है कि अगर आप छोटे से टाइम में बहुत सारे फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज अ सोर्स ऑफ कंफ्यूजन हियर, और अल्टीमेटली सब ऑप्टिमल रिजल्ट आता है। और एग्जाम में कपिल, यू मस्ट बिलीव, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए एक मोमेंट का आपके सामने ये आ गया, इंडिसीजन आ गया कि ये था कि ये था, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे है जो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आ गए, या तो 4 नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, इसमें आप ज्यादा दिमाग लगा नहीं सकते। तो मेरा लोगों को एडवाइस ये होता है कि आप एक फैक्ट शीट्स बनाइए इन वाले चैप्टर्स की। तो मैं जिन्हें प्योरली फैक्चुअल चैप्टर्स कह रहा हूं एनसीईआरटी में, ये प्रीडोमिनेंटली आपके क्लास 11th के चैप्टर्स हैं, जिसमें पूरी यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, दिस इज लार्जली व्हाट वी विल से फैक्चुअल क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फैक्चुअल, जिसमें ये 4 चैप्टर्स आते हैं आपके एनिमल किंगडम तक। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स 3 आते हैं, वो आपसे पूछेगा कि कॉकरोच की किस सेगमेंट में क्या मिलता है, वो आपसे ये पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल किस तरह के गैमेट्स इस पर्टिकुलर प्लांट्स में होते हैं, वो आपसे ये पूछेंगे एल्गी में इसमें कहां पर फ्लैजेला की लोकेशन है। ये सारी चीजें ये आपको, ये बेसिकली फैक्चुअल चीजें हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो पहला चैप्टर है, जिसमें ऑर्गेनलीज के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें सिर्फ वो वाला लिख दे, सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है। हाँ जी, इसमें जो वो वाला जो पहला चैप्टर है उसमें वो बेसिकली फैक्चुअल है। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है किस टाइम में उन्होंने एक लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम पूछ लिया, कई बारी लेप्टोटीन पूछ लेते हैं, कई बारी लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम उन्होंने पूछा था अभी 1-2 साल पहले। ये किस में नहीं है? नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये भी लेकिन फैक्ट है, अगर आपको पता है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ये जो हमने लिखे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, इम्यूनिटी छोड़ दीजिए, इम्यूनिटी बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है आपके पास। इसमें अब क्या क्या बचा? कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, डिजीज का एजेंट कौन है, डिजीज के लिए टेस्ट कौन सा करते हैं, मेन साइन एंड सिम्टम क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, ये 4-5 चीजें पूछेंगे। प्रिवेंशन क्या है, तो इसके 5 टॉपिक हो गए। तो आपने एक फैक्ट शीट बनाई, आपने ये कहा डिजीज, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो आपने अपनी फैक्ट शीट बनाई, से फॉर एग्जांपल लेट अस से टाइफॉइड। बच्चे टाइफॉइड से काफ़ी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे। टाइफॉइड में मैंने लिखा एजेंट कौन है, तो मैंने लिखा बैक्टीरियल है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फीकल ओरल रूट कहते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आएगा। ठीक है। फिर हमने ये कहा कि हम इसमें मेन साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, तो एक स्टेप लैडर फीवर होता है, बॉडी पर रैश आता है और एब्डोमिनल सिम्टम्स होते हैं, आपने ये लिख दिया। फिर उसने ये पूछा कि इसका टेस्ट का नाम क्या है, विडाल टेस्ट है। फिर उसमें उन्होंने पूछा इसकी कॉम्प्लिकेशन है क्या, कैरियर स्टेट है। फिर एक टाइफॉइड मैरी के बारे में लिखा हुआ है, एक कुक जिसने अमेरिका में कई लोगों को ये डिजीज ट्रांसमिट की थी, बाद में उसे क्वारंटीन करके छोड़ दिया था, उसे मैरी मेलन या टाइफॉइड मैरी कहते हैं। और फिर आपसे पूछेगा इसके प्रिवेंशन का तरीका क्या है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास 50-60 डिजीजेस की एक फैक्ट शीट बनी हुई है, जिसमें आपके ये 5 कॉलम्स बने हुए हैं, और 5 कॉलम्स में अब आप उसे पहले ही दिन से हर 5वें 6ठे दिन उठा करके जब भी आपको 10 मिनट मिल रहे हैं उसको आप पढ़ रहे हैं। आप देखिए, आप कई बार नॉवल पढ़िए, आप एक बार नॉवल पढ़िए, आपको कैरेक्टर्स के नाम याद नहीं होंगे, आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, याद करने के लिए मत पढ़िए। जितनी बार आपके दिमाग से वो निकलेगा सामने, आधी से ज्यादा चीजें आपको अपने आप क्या होती जाएंगी, याद होती जाएंगी। ये बच्चे जानते हैं कि मेमोरी इज फैसिलिटेशन ऑफ साइनैप्स। तो 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसे साइनैप्स कहते हैं। जब एक इंफॉर्मेशन बार बार साइनैप्स से जाती है तो इट बिकम्स फैसिलिटेटेड, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेमोरी। एंड दैट इज वाई जब मैं मेरे पास कई बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, मुझे याद नहीं होता, तो मैं उनसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुन लेता हूँ, एंड दे आर एबल टू टेल। और मैंने पूछा, हाँ, मैंने कहा बेटे आपने 15 साल में सुना ही किसी को? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा ये कैसे याद है? तो कैसे याद है? क्योंकि जब बचपन में सीखा था तो घर में जितने अंकल आंटी आए सबने गाल पकड़ पकड़ के क्या पूछा कि बेटे क्या सुनाओ। सो हो क्या रहा है? ऑब्जर्वेशन, फिक्सिंग अटेंशन एंड रजिस्ट्रेशन इन माइंड, दिस इज थैलेमस, शॉर्ट टर्म मेमोरी। देन यू गो टू होम, आपने रिवाइज किया और उसके बाद में 2-3 दिन बाद रिकॉल किया, दिस इज हिप्पोकैम्पस। और रिकॉल का मैकेनिज्म आप जो कह रहे हैं वो ये है कि फैक्ट शीट बनाओ और दीवार पे चिपका दो, और ये सारे टाइम आपके आंखों के सामने से जाएगी। आपने एग्जाम तक इसको 10 बार पढ़ लेना है। तो ये 11.5 चैप्टर के अंदर ये काम अप्रोच। यस। सर एक चीज बताइए, एक सैंपल फैक्ट शीट हम बच्चों को बना के दे सकते हैं बिल्कुल, वीडियो के थ्रू, और उसके बाद बच्चों से कहेंगे बना के शेयर करें। बिल्कुल। और जो बेस्ट फैक्ट शीट बनाएंगे उसको सबके साथ शेयर कर देंगे। देखो बेटे, देखो मतलब कितनी अच्छी बात कपिल सर ने कही है। क्यों ना हम एक इस तरह का एक इकोसिस्टम बनाए अपने स्टूडेंट्स का, इफ आई कैन यूज द वर्ड फ्रॉम बायोलॉजी। तो इकोसिस्टम क्या होता है बेटे? सेल्फ सस्टेन्ड, अपने आप को रेगुलेट, सेल्फ रेगुलेटरी, और ओकेजनली अगर उसमें डिस्टर्बेंस आती है तो उसको वो ठीक कर लेता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी होती है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो मैं
मैं इस टर्म को बच्चों के लिए लेता हूं। तो आप सब लोग हमारे एक इकोसिस्टम का पार्ट हैं, क्यों ना हम एक दूसरे के लिए वो काम करें जो सबकी मदद हो जाए इसमें। ये कितनी अच्छी बात हुई कि सारी फैक्ट शीट मैं नहीं बना सकता, सारी फैक्ट शीट आप नहीं बना सकते, शायद मेरे लिए उतना मोटिवेशन ना हो, लेकिन मैं आपके लिए 2 या 3 क्या बना सकता हूं, फैक्ट शीट। आप मेरे को फैक्ट शीट्स बना करके भेजिए, वो टाइम मैं लगाऊंगा कि उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, और फाइनली वी कैन पब्लिश ऑल द फैक्ट शीट्स ऑफ दीज 11.5 चैप्टर्स के बेटे इसको आप पढ़ते चले जाइए। एंड ऑब्वियसली लेट अस देखिए, ह्यूमन बीइंग्स आर ड्रिवन बाय रिकॉग्निशन, नंबर 1। ठीक है, हर एक आदमी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। फोटो नीट प्रेप YouTube चैनल पे डाल दूंगा। मैं तारीफ भी अच्छी लगती है। हाँ। आप जो मर्जी कह दीजिए, आप बाद में किसी को कहिए ये मेरी बहुत तारीफ कर रहा है, चापलूस है, ये है वो है, लेकिन बाद में तो आपको अच्छा लगता ही है, हाँ या नहीं। ये ह्यूमन टेंडेंसी मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 2, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रिकॉग्निशन से चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये मेरे को बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि जिसकी सबसे बढ़िया फैक्ट शीट होगी, क्यों ना इस काम को 2 रखें, क्यों ना एक 11th की फैक्ट शीट और एक इसकी 12th की फैक्ट शीट, और हम उसे किसी ना किसी तरह से क्या करें, रिकॉग्नाइज करें, और रिकॉग्नाइज करके एक कोई चीज जिसे कहते हैं, जिसे वो नाप सके, वो उसके हाथ में आए, केवल शाबाशी की और आशीर्वाद की जगह। अच्छा सर, अब ये बताइए, ये आपने प्योरली फैक्चुअल किया है, यहाँ पे आपने लार्जली कंसेप्चुअल में 26.5 चैप्टर बोले, 38 में से यहाँ पे 11.5 यहाँ पे 26.5 बोले आपने, जो लार्जली कंसेप्चुअल मैंने किस लिए कहा, इसमें अप्रोच क्या है? इसमें अप्रोच देखिए बेटे, मेरी बात समझिए, मेरे पास बहुत से बच्चे एक और कंप्लेंट लेके आते हैं कि सर सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा। बिल्कुल सर, बार बार पढ़ना पड़ रहा है। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि ये 26.5 चैप्टर आप बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? बिल्कुल, मान लीजिए आपको एक बात ये समझ में आ गई, से फॉर एग्जांपल आपको ये समझ में आ गया कि बायोमोलिक्यूल्स में मोनोमर्स जब आपस में जुड़ते हैं और पॉलीमर बनता है तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है। तो आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं और 2 मोनोमर्स को जोड़ के आपने एक डायमर बना दिया, और बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ के क्या बना दिया, पॉलीमर। सो एंजाइम एक से H निकाल रहा है, एक से OH, वाटर रिमूव कर रहा है, और इसे हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। अब चाहे फैट बनाना हो, चाहे आपको क्या कहते हैं, फैट हालांकि पॉलीमर नहीं है, चाहे आपको पॉलीसेकेराइड बनाना हो, चाहे आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना हो, न्यूक्लिक एसिड, सब में यही कंसेप्ट लगेगा। आपको यह समझ में आ गया कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलिसिस है। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि आपको यह पता लग गया कि डिहाइड्रेशन से बन रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस से टूटेंगे, और तोड़ने को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो जितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो क्या होने चाहिए, हाइड्रोलिसिस। अब चाहे वो एसिड हाइड्रोलिसिस हो लाइसोसोम में, चाहे आपके गट में हो। तो ये जो एक बेसिक कंसेप्ट है, मैं आपसे कह रहा हूं ये आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने इसी चीज को आपके अभी सामने 2-3 तरीके से पहलू से पेश किया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन चैप्टर्स को आप एक बार बहुत ढंग से पढ़िए, गिव टाइम। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनसीईआरटी से पढ़िए, और अपना फिर वीडियो देखिए। ठीक है, वीडियो देखने के बाद में जैसा आपने बताया कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए। मैं यहां पर एक स्टेप और आगे जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि ये जो आप जब नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने क्या देखा, वीडियो देखा, उसके बाद आपको बहुत सारे क्या मिल गए, क्वेश्चंस मिल गए। हम ये कह रहे हैं उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी। इनको किसी भी कीमत पर आपने नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कंसेप्ट समझने के लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ये वो जरिया होगा जो आपको कंसेप्ट अल्टीमेटली याद होगा। यही बच्चे कई बारी, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से फिजिक्स के लोग मेरे से इस बात से एग्री करेंगे कि फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे की। प्रॉब्लम ये आती है कि उसको एक छोटा सा कंसेप्ट किसी टीचर ने पढ़ा दिया, अच्छे से उसकी समझ में आ गया, अब वो उसके डिफरेंट तरह के क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। एक ही तरह के क्वेश्चन तो मैं कर ले रहा हूं, लेकिन अगर एग्जाम में कुछ डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आ गया तो मेरी सिटी गुम हो जाती है। तो कंसेप्चुअल बायोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ी जाती। कंसेप्चुअल बायोलॉजी एक बार पढ़ के आपने कहना है खत्म हो गया, अब नाउ लेट द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस कम टू मी। तो मैं समराइज कर देता हूं सर, आपने ये कहा ये जो 11.5 चैप्टर प्योरली फैक्चुअल है, इनमें आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और फैक्ट शीट आज ही बना लेंगे, इसको एग्जाम के लिए नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम के लिए नहीं छोड़ना है इसको, और वो फैक्ट शीट आपके दीवार पे चिपके और आप उसे बार बार देख रहे हैं। लार्जली कंसेप्चुअल आप कह रहे हैं, यहाँ पे भी एनसीईआरटी पढ़ा, वीडियो देखा, यहाँ पे भी एनसीईआरटी पढ़ा, वीडियो देखा, पर उसके बाद एनसीईआरटी को वापस नहीं पढ़ना। देखिए क्या है कि परफेक्शनिज्म इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, यू विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट। मैं आपको एक बड़ी छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक मेडिसिन में एक बुक आती है, जो अगर कोई डॉक्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बुक आती है सर, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड एज द बाइबल ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, तो उसमें हैरिसंस के नाम से आती है। तो उसकी 2 वॉल्यूम्स आती हैं, और पूरे वर्ल्ड में करीब 200-250 लोग मिलकर के उसको लिखते हैं। जो पायनियर है, एक छोटा छोटा चैप्टर एक आदमी ने लिखा है। तो जब मैं फाइनल ईयर में गया तो मैं अपने HOD के पास गया, और मेरठ मेडिकल कॉलेज की बात बता रहा हूँ। वी हैड अ ब्रिलियंट टीचर। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मुझे 3 साल हो गए इस किताब को पढ़ते हुए, ख़त्म ही नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा बेटे मुझे 35 हो गए।
ये मेरी नहीं खत्म हुई। अब ये बात समझ में, कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा गुड एनफ इज गुड एनफ। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली मैं आधे से ज्यादा बच्चों से आप पूछ लीजिए, एक भी आप टेस्ट अनाउंस कर दीजिए, टेस्ट जिस दिन आप अनाउंस करेंगे उस दिन वो ये बहाना बनाएंगे कि आज मैं तैयार नहीं हूं। सिलेबस सिलेबस कंप्लीट, और वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, आप कभी टेस्ट नहीं देंगे। हाँ। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि एस्केपिज्म की टेंडेंसी आ गई। अब आप जब पेपर को नहीं देंगे तो हाउ आर यू गेटिंग इवैल्यूएटेड? तो सर एक बार है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये 11.5 चैप्टर आप एनसीईआरटी पढ़ो, वीडियो देखो और फैक्ट शीट बना के उसे दीवार पे चिपका दो। नाउ दैट चैप्टर इज ऑन द वॉल। ऑन द वॉल। यहाँ पे लार्जली कंसेप्चुअल का मतलब है आपने एनसीईआरटी पढ़ा, वीडियो देखा और उसके बाद सवाल पे सवाल, जितने सवाल कर सकते हैं करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में करो, टेस्ट सीरीज में करो। और सर हम लोग एक बुक के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम एक बुक के ऊपर काम कर तो रहे हैं। आपकी ये जो बुक आएगी दैट वुड बी लार्जली ऑन कंसेप्चुअल बायोलॉजी चैप्टर, मोस्टली विल बी ऑन द कंसेप्चुअल। दैट वुड वर्क एज रिवीजन, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन करेंगे इस वाले पोर्शन में 26.5 में से, 26.5 चैप्टर में से, उतना आपका रिवीजन होता जाएगा, उतना आपको ये समझ में आएगा कि ये कंसेप्ट एक्चुअली है क्या और अप्लाई कैसे कैसे हो रहा है। तो दोनों केसेस में आप कह रहे हैं कि बार बार एनसीईआरटी मत पढ़ो, इतना टाइम नहीं है। देखिए कितनी बार पढ़ेंगे आप, कितनी बार पढ़ेंगे आप, है ना। मेरा मतलब ये है कि आप इसमें से किसी की मदद लीजिए। आपके घर में आपकी मदर है, वो बायोलॉजी नहीं जानती है, लेकिन अगर मान लीजिए वो आपके से सुन ले, आपने कई बार उनको सुना दिया कि ये मेरी फैक्ट शीट है, जरा इसमें से मेरे से कुछ चीजें रैंडमली पूछ लीजिए। एक दूसरे के साथ में आप ये करिए कि ये मेरी फैक्ट शीट है, ये तेरी फैक्ट शीट है, तू इसमें से मुझसे 10 क्वेश्चन पूछ, मैं तुझसे 10। देखिए सबसे बढ़िया तरीका याद करने का किसी को पढ़ा देना है। बिलीव मी व्हाट आई एम सेइंग, टीचिंग समबडी इज द बेस्ट वे ऑफ रिटेंशन ऑफ नॉलेज। तो हम लोग कहते हैं कि लेक्चर अटेंड करते हैं तो इतना परसेंट ये होता है, ऑडियो विजुअल ऐड करेंगे तो परसेंटेज बढ़ जाएगी। ऊपर आते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन से करेंगे। सबसे ऊपर हम क्या कहते हैं, यू टीच समबडी। तो इसलिए मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूं, और इन भी चैप्टर्स में मैं एक बार आपको याद दिला दूं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स तो कितनी तरह के हैं, किसने डिस्कवर किया, और एग्जैक्टली उनकी एनसीईआरटी में 7-7, 8-8 फंक्शंस क्या है। तो वो आपने एक तरह से ये भी, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, लार्जली बोला है आपने। मुझे लोकोमोशन मूवमेंट में भी कहा कि स्केलेटल वाला पार्ट जो है स्केलेटल वो फैक्चुअल है, मसल जो है वो कंसेप्चुअल है। समझ गए। तो सर आप दोनों में ये कह रहे हैं, हमने बच्चों को एक क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी दोनों में बार बार नहीं पढ़नी, बार बार पढ़ा, फैक्ट शीट बनाया, पढ़ा और सवाल सॉल्व किए गए। इसमें भी जो फैक्ट शीट वाले पोर्शन है वो बना लिए लार्जली कंसेप्चुअल, पर उसके बाद आप सवाल पे सवाल सॉल्व किए। बिल्कुल। वेरी गुड सर। इसमें एक और प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मान लीजिए मैंने फैक्ट शीट बनाई, मैंने फैक्ट शीट बनाई, अब मुझे ऐसा लग रहा है, बच्चों की मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनको ये लगेगा पूरी है कि नहीं है, कुछ छूट तो नहीं गया, पता नहीं मैंने ठीक बनाई कि नहीं बनाई। यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया काम कर सकता है। समझ गया। आपका प्लेटफॉर्म, आप एक कलेक्शन करिए, मैं उसमें अपना टाइम लगाता हूँ, हम और अपनी टीम से टाइम लेते हैं, और हम फैक्ट शीट्स को कंप्लीट करके बच्चे को कहते हैं बेटे आप इसको करिए, अगर कोई फैक्ट आएगा तो इसमें से आएगा, इसके बाहर अगर कोई आया तो किसी से नहीं होगा, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। समझ गया। तो बच्चों मैं ना इस चीज को समराइज कर देता हूँ। हमने आपके क्या क्या सवालों का जवाब दिया। बायो को इग्नोर नहीं कर सकते, ये वाली आप मैथ्स जो देख रहे हैं ये 225 ही रह गया, और आप ये कितना भी बढ़ा लेंगे आप 540 पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो बायो में 300 प्लस क्रिटिकल है, उसके बिना आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होगा। तो बायो को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की वो ये थी कि एनसीईआरटी को बार बार नहीं पढ़ना है। सर ने आपको एक फ्रेमवर्क बता दिया। इस वीडियो का पर्पस था राइट अप्रोच टू स्टडी बायोलॉजी, ठीक है। एक एक बार दोनों की एनसीईआरटी पढ़नी है। ये वाले जो चैप्टर्स हैं इसके अंदर आपको फैक्ट शीट बनानी है और उसको दीवार पे चिपका लेना है। यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप लुकिंग एट दोस फैक्ट्स। आप यदि 1 महीने पहले के लिए छोड़ देंगे, प्रेशर 1 महीने पहले इतना ज्यादा होगा कि आपका दिमाग नहीं चलेगा, टेंशन होगी बहुत जबरदस्त। और जहां पे लार्जली कंसेप्चुअल ये 26.5 चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन का मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन वाला पोर्शन, इसके अंदर ये जरूरी है कि आप एनसीईआरटी पढ़े, वीडियो देखें, पर उसके बाद जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करें। आप खुद से ये बोलिए कि हर रोज मैं कम से कम 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के लगाऊंगा। बहुत ज्यादा मत बोलिए खुद को कि मैं 200 लगाऊंगा फिर बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। हमने अपने प्लेटफॉर्म पे ये कोशिश की है कि एनसीईआरटी हो चाहे वीडियोस हो, ये आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक है, आपको पता है क्वेश्चन बैंक ऐप पे है, वेब पे है। टेस्ट सीरीज है, 24 टेस्ट है, उसमें 90 क्वेश्चन ईच, 2100 क्वेश्चन आपको वहां पे मिल गए। एडिशनली डॉक्टर शर्मा की अभी
जनवरी के अंदर एक बुक आएगी, ठीक है, और उस बुक का पर्पस यही है कि आपको एक डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक मिले जिससे आप रिवाइज कर सके, क्योंकि इस वाले 26.5 वाले पोर्शन के अंदर ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इनमें से वो 30 क्वेश्चन आएंगे 90 में से जो आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। यदि आप उसमें गलती करते हैं, बचे हुए 60 ज्यादातर लोग सही कर देंगे। वो जो 30 क्वेश्चन है वो आपकी डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी, बीइंग एबल टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, उस चीज को डिसाइड करता है। इज दैट फेयर सर? इट इज़ एब्सोल्युटली फेयर। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हमने कोशिश करी है हर क्वेश्चन की डिटेल और थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की, वो जो टेक्नोलॉजी वो जो जो नीट प्रेप पे जो आप लोगों ने अमेजिंग काम किया है, हाँ। मेरे ख्याल से वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होगा, आपको बताना चाहिए इनको। तो बुक जो है वो शॉप्स में अवेलेबल होगी, पर बुक का ऑडियो सॉल्यूशन ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा। ये हमारा पर्पस है, क्योंकि जब आप कंसेप्चुअल बायोलॉजी ये वाले पोर्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सिर्फ तुक्के में करेक्ट होना सही नहीं है, आपके दिमाग में उसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लॉजिक क्लियर होगा तो एक क्वेश्चन से आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन का ऑडियो सॉल्यूशन अवेलेबल, हर एक क्वेश्चन का ऑडियो सॉल्यूशन है, और ज्यादातर क्वेश्चंस में ये भी बताया है कि ये क्या गलती हो सकती है और ये क्यों नहीं करनी है गलती। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आपका और कुछ सवाल हो ना तो प्लीज कमेंट से पूछ लीजिए, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प। यहाँ पे हमारी कोशिश यही है कि आपको कंटिन्यूसली इस चीज के बारे में डायरेक्शन देते रहें और आप कंटिन्यूसली कॉन्फिडेंस बिल्ड करके सही तरीके से पढ़ते रहें। ठीक है बच्चों? ठीक, थैंक यू।